अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 11 यानी कि साउंड पढ़ रहे हैं। इस साउंड वाले यूनिट में हम चैप्टर भी मुकम्मल कर चुके हैं अपना, और साथ ही साथ पिछले लेक्चर में हमने कसीरुल इंतखाबी सवालात मुकम्मल तौर पे हल कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाएंगे और सवालात का इयादा इस हिस्से के पहले दो सवालात 11.1 और 11.2 को हल करना सीखेंगे। हमेशा की तरह नसीहत एक ही है कि इसके साथ ही साथ नोट्स बनाते चले जाना है ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा होती चली जाएं। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि मैंने आपको तारफ़ में बताया कि आज हम सवालात का इयादा इस हिस्से के सवालात को देखेंगे। उसमें से आज के लेक्चर का पहला और आपकी किताब का भी ये पहला ही सवाल है। इसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि साउंड पैदा करने के लिए कौन सी लाजमी शराइत का होना लाजमी है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती ये करते हैं कि यहाँ पे साउंड को पैदा करने का पूछा जा रहा है। वो बयान कर देते हैं कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए कौन सी लाजमी शराइत का होना लाजमी है। तो आपने इसमें थोड़ा सा फ़र्क रखना है। पैदा होने की शराइत कुछ और हैं और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने की शराइत कुछ और हैं। तो चलें, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो हम इसकी डिस्कशन, इसकी गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से करेंगे कि हमने पिछले चैप्टर में जितनी भी डिस्कशन की है वो इस तरह से की है कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास पानी का एक टब होता था और पानी की टब के यहाँ पे कोई स्मूथ सरफेस होती थी, पानी की हमवार सतह होती थी जो कि पुरसुकून होती थी। लेकिन जैसे ही मैं इस पानी में कोई खलल पैदा करता था तो खलल की वजह से इस पानी की सतह पर कुछ वेव्स पैदा हो जाती थी, यानी कि वेव्स जो पैदा हुई हैं वो इस पानी के मीडियम की वाइब्रेशन से पैदा हुई हैं। अब चूँकि साउंड भी तो वेव की एक किस्म है, तो इसका मतलब ये होगा कि साउंड को भी पैदा होने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो चलें सबसे पहले साउंड की तारीफ़ लिख लेते हैं। अगर साउंड की तारीफ़ लिख ली जाएगी तो चीज़ें मज़ीद आपके लिए आसान और मज़ीद आपको वाज़िया होती दिखाई देंगी। हमारे पास साउंड की तारीफ़ हमने बिल्कुल इस यूनिट के आगाज़ में पढ़ी थी। वो साउंड की तारीफ़ कुछ यूँ लिखी गई थी कि साउंड, हम लिखेंगे कि साउंड एनर्जी की वो किस्म है जो एक जगह से दूसरी जगह प्रेशर, वेव्स की सूरत में मुंतकिल होती हैं। तो ये लें जी, हमने साउंड की तारीफ़ कर ली है और हमने साउंड की तारीफ़ को कुछ इस तरह से इस कोमों के अंदर बंद कर देना है ताकि पता चल जाए कि हमने ये तारीफ़ लिखी है। अब जबकि तारीफ़ लिखी जा चुकी है तो लाजिम है कि अब शराइत की जानिब भी बढ़ चलें। तो चलें हम हेडिंग देंगे कि यहाँ पे शराइत कौन कौन सी हैं। शराइत की हेडिंग दे दी गई। तो चलें अब शराइत में हमने कह दिया है कि क्योंकि ये साउंड ये भी एक वेव की किस्म है और ये वेव हमेशा किसी ना किसी चीज़ की वाइब्रेशन से पैदा होती है। तो चलें इन सारी बातों को जो कि हमने इस पूरे लेक्चर में अभी तक की हैं उसको हम अल्फाज की ज़बान में लिख देते हैं। हम लिखेंगे कि तमाम साउंड्स अजसाम की
वाइब्रेशन से पैदा होते हैं। जी, एक शर्त तो ये हो गई कि जब जब जिस्म वाइब्रेट करेगा उससे साउंड पैदा होगा। चलें मज़ीद क्या शराइत हैं वो भी देख लेते हैं। अब जब ये अजसाम वाइब्रेट करेंगे तो हमने तारीफ में पढ़ा है कि ये प्रेशर वेव की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होंगे। तो प्रेशर वेव्स आपने अपने कसीरुल इंतखाबी सवालात में भी पढ़ा था। जैसे ही कोई जिस्म वाइब्रेट करता है तो उस जिस्म के इर्द गिर्द मौजूद हवा, इनको प्रेशर वेव्स की सूरत में आगे की जानिब मुंतकिल किया जाता है। जैसे ही वो हवा के पार्टिकल्स, हवा के ज़रात वाइब्रेट करते हैं प्रेशर वेव्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं तो आपको वो आवाज़ महसूस होना शुरू हो जाती है। तो चलें हम ये भी लिख लेते हैं कि अजसाम की वाइब्रेशन से उनके इर्द गिर्द की हवा भी वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हमारे कानों में साउंड का एहसास पैदा होता है। अब इसकी अहम शराइत में एक अहम शर्त ये भी है कि साउंड के लिए किसी वास्ते या मीडियम का होना भी लाजिम है। अगर तो ये वास्ता या मीडियम नहीं होगा तो हम कहेंगे कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकेगा। तो मैंने जवाब के अंदर हवा लिखा है, तो हवा इस सारे सवाल के जवाब में एक वास्ते या मीडियम का किरदार अदा कर रही है। अब जबकि शराइत भी लिखी जा चुकी हैं, हमने साउंड की तारीफ़ भी कर दी है, तो चलें क्यों ना कुछ मिसालें भी देख लें। तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे जी, मिसालें। अब जो भी चीज़ वाइब्रेट करती है इस यूनिट के अंदर आपने जितनी भी मिसालें पढ़ी हैं वो सारी की सारी लिख दें। हमने ये देखा था कि अगर मैं गिटार की बात कर रहा हूँ जिससे बहुत ही महसूस कुन आवाज़ आती है, तो गिटार में क्या चीज़ वाइब्रेट करती है? गिटार पे लगी जो डोरी है वो वाइब्रेट करती है, जिसकी वाइब्रेशन की वजह से उस गिटार की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है। ना सिर्फ गिटार बल्कि मैं जो बोल रहा हूं, मेरी आवाज़, हम इसे कहेंगे इंसानी आवाज़, ये भी तो कोई ना कोई आवाज़ प्रोड्यूस कर रही है, आवाज़ पैदा कर रही है। तो अब इस चीज़ में क्या चीज़ वाइब्रेट करती है? तो याद रखिएगा कि इंसानी आवाज़ जो कि आप सुनते हैं वो इस वोकल कॉर्ड, आपके गले में आप हाथ लगा के बोलते हुए गले पे हाथ रखें, आपको यहाँ पे एक वाइब्रेशन का एहसास महसूस होगा और वो एहसास आपको ये बात बताएगा कि यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वोकल कॉर्ड्स, ये चीज़ वाइब्रेट होती है। तो ना सिर्फ गिटार, इंसानी आवाज़, बल्कि हमने एक लाउड स्पीकर की मिसाल भी तो पढ़ी थी। लाउड स्पीकर में हमने देखा था कि कौन सी चीज़ वाइब्रेट करती है। जी जल्दी से बताएं। जी हाँ, लाउड स्पीकर में हमारे पास वो जो डायाफ्राम होता है स्पीकर का, वो वाइब्रेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डायाफ्राम वाइब्रेट करेगा। स्टूडेंट्स, ना सिर्फ हमने ये 3 मिसालें पढ़ी हैं, हमने एक और बड़ी अहम मिसाल तो पढ़ी थी जिसको हमने नाम दिया था कि ट्यूनिंग फोर्क, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि जिसकी ये जो वस्ती पोजीशन है, इसको अगर आप ओ का नाम दे दें, एक को नाम दे दें ए का और दूसरे को नाम दे दें बी का, तो जैसे ही आप इस ट्यूनिंग फोर्क की एक शाख को आप रबर के हथौड़े के साथ ज़रब लगाएंगे तो ज़रब लगाने से ये इसकी कोई शाख इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देगी कि कभी ये इस जानिब आएगी, कभी ए पे, फिर दोबारा दूसरी अपनी इंतहाई पोजीशन की जानिब जाएगी। और इसका हमने सबूत क्या देखा था कि अगर इसको किसी गिलास जो कि पानी से भरा हुआ हो, फ़र्ज़ करें ये गिलास है और ये पानी से भरा हुआ है, और जैसे ही मैं इस
वाइब्रेट करते हुए ट्यूनिंग फोर्क को इस ग्लास में मौजूद पानी की सतह पर रखूँगा तो इस पानी की सतह पे कुछ छींटे उड़ना शुरू हो जाएंगे। ये छींटे ये चीज़ वाज़िया करेंगे कि ये ट्यूनिंग फोर्क की शाख वाइब्रेट कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल 11.1 बड़ी आसानी से समझ आया होगा, बड़े अच्छे से समझ आया होगा। इसको अपने नोट्स के अंदर लिखते चले जाएं। अब चलते हैं अपने आज के अगले सवाल की जानिब जो कि है 11.2। जी तो मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात, हम पहुंच चुके हैं आज के लेक्चर के दूसरे यानी कि 11.2 सवाल की जानिब। इस सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि साउंड की स्पीड पर मीडियम किस तरह से असरअंदाज होता है। साथ ही साथ ये तो एक सवाल हो गया, मज़ीद ये भी बताना है कि साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस मीडियम में होती है, हवा में, ठोस अजसाम में या मायात में। और इसको सिर्फ बता नहीं देना कि किस मीडियम में ज़्यादा तेज़ी से साउंड सफ़र करता है, बल्कि इसको दलाइल देने हैं। इस बात को साबित करने के लिए हमें कुछ दलाइल से बात करनी होगी। तो चलें हम बात अपनी शुरू करते हैं इस बात से कि हम जानते हैं कि जो साउंड है ये कौन सी वेव है जी। ये वेव की एक मैकेनिकल किस्म है, यानी कि हम कहेंगे कि साउंड मैकेनिकल वेव की एक किस्म है। और आप जानते हैं कि मैकेनिकल वेव ऐसी वेव को कहते हैं कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम वहाँ पे होगा तो वहाँ पे हम कहेंगे कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होगा, और अगर मीडियम नहीं होगा तो हम कहेंगे कि कोई भी साउंड एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पा रहा। तो एक बात तो तय हो गई कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब जब मीडियम आ गया तो कौन से मीडियम में साउंड ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करेगा, कौन से मीडियम में साउंड कम तेज़ी से सफ़र करेगा। तो चलें ये बात हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी ऐसे मीडियम की कि जिसमें ज़र्रात बिल्कुल करीब करीब पड़े हुए हैं और बड़े तरतीब के साथ पड़े हुए हैं। फ़र्ज़ करें कुछ इस तरह के ज़रात हैं जो कि बिल्कुल ही तरतीब के साथ और बिल्कुल साथ साथ पड़े हुए हैं। अब हम जानते हैं कि जब साउंड पैदा होगा तो लाजमी तौर पे वाइब्रेशन होगी, क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड पैदा होता है। तो जब ये ज़रात वाइब्रेट करेंगे तो फ़र्ज़ करेंगे ये वाइब्रेट कुछ इस तरह से कर रहे हैं। अब इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी आगे अगले पार्टिकल को, अगले ज़र्रे को मुंतकिल होगी और वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा इसकी वाइब्रेशन से अगले ज़र्रे को। फिर ऐसे ही यह सिलसिला चलता रहेगा और ये सिलसिला इस ज़र्रे पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो इससे हमने ये बात सीख ली कि यहाँ पे अगर ज़र्रात करीब करीब पड़े हुए हों और बाकायदा तरतीब से पड़े हुए हों तो हम कहेंगे, तो इस सूरत हाल में साउंड की जो एनर्जी है या साउंड एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम वक्त में, या दूसरे अल्फाज में इसको इस तरह से कह लें कि साउंड ज़्यादा तेज़ी से आगे की जानिब सफ़र करेगा। अब इसके बरक्स हमारे पास एक ऐसा मीडियम है कि जिसमें ज़रात तरतीब में तो हैं लेकिन उनके दरमियान कुछ फासला है। अब अगर ये वाला ज़रा वाइब्रेट करेगा तो इसकी वाइब्रेशन कुछ लम्हे बाद इस अगले ज़रे को मिलेगी, फिर ये अगला ज़रा जब वाइब्रेट करेगा तो इसकी वाइब्रेशन कुछ थोड़े अरसे के बाद इस अगले ज़रे को मिलेगी और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हमने ये बात यहाँ से सीख ली, ऐसे पार्टिकल के केस में, ऐसे मटेरियल के केस में साउंड सफ़र तो करेगा आगे लेकिन उसकी स्पीड ऊपर वाले केस से थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल हो जहाँ पे मीडियम के ज़रात एक तो बहुत दूर दूर पड़े हुए हों और साथ ही साथ इनमें कोई बाकायदा तरतीब भी ना हो, जहाँ पे दिल करे वहाँ पे ये ज़र्रा मौजूद हो सकता है। अब फ़र्ज़ करें कि ये वाला ज़रा जब वाइब्रेट करेगा तो इसकी वाइब्रेशन बहुत देर बाद जाके इस अगले पार्टिकल को मिलेगी, अगले ज़र्रे को मिलेगी। इसकी वाइब्रेशन की वजह से अगले ज़र्रे के पास जो एनर्जी जाएगी ये बहुत ही ज़्यादा देर के बाद जाएगी और इसकी एनर्जी इस ज़र्रे को मिलेगी तो ये भी बहुत ही देर बाद मिलेगी। तो यहाँ से हम ये चीज़ तय कर सकते हैं कि अगर मीडियम के ज़र्रात करीब करीब हों
तो इससे हम ये कह सकेंगे कि साउंड ज़्यादा तेज़ी से सफ़र कर रहा है। अगर मीडियम के ज़रात तरतीब में हो लेकिन उनमें थोड़ा सा फासला बढ़ जाए तो साउंड की स्पीड में कमी वाक़या हो जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा फासला भी हो ज़रात के अंदर और वह बेतरतीबी से पड़े हुए हों तो हम कहेंगे कि इस सूरत में साउंड बहुत ही आहिस्ता से सफ़र करेगा। तो आप जानते हैं कि ऐसे मीडियम को हम कहते हैं कि ये ठोस अजसाम है या ठोस मीडियम है। ऐसे सूरत हाल में हम इसको नाम देते हैं मायात का या माया का, और ये वाले जो मीडियम है इसको हम गैस का नाम देंगे। सवाल में गैस हवा पूछा गया है और आप जानते हैं कि हवा गैसेस का ही तो मजमुआ है, तो इस वजह से हवा लिखा जाए या गैस लिखा जाए आप जवाब एक ही जैसा देंगे। तो चलें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ अब अल्फाज की सूरत में लिखनी है। तो हम अल्फाज की सूरत में इस सवाल का जवाब कुछ इस अंदाज में देंगे। तो चलें हम इसको लिख लेते हैं। हम लिखेंगे कि साउंड वेव्स सिर्फ उस मीडियम में से गुजर सकती हैं जिसके ज़र्रात वाइब्रेट कर सकते हों। ये तो बात तय हो गई जी, ठीक है। चलें मज़ीद आगे की जानिब बढ़ते हैं। हम कहेंगे ताहम साउंड की स्पीड मीडियम की नौयत पर मुनहसर होती है। अब यहाँ पे हमने 3 अजसाम पढ़े हैं, ठोस, माया और गैस। तो चलें हम देखते हैं कि इन सब में स्पीड कितनी कितनी होती है। तो यहाँ पे हम इनको रिलेटिवली लिखेंगे, मुसाबकती लिहाज से लिखेंगे कि एक के लिहाज से दूसरी चीज़ कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मायात में साउंड की स्पीड गैसेस की निस्बत पाँच गुना ज़्यादा होती है। ये तो हो गई मायात की बात। अगर हम ठोस अजसाम की बात करें तो उसको हम लिखेंगे कि ठोस अजसाम में साउंड की स्पीड गैसेस से 15 गुना ज़्यादा होती है। तो इससे हमारा ये सवाल कुछ हद तक मुकम्मल हो चुका है। लेकिन यहाँ तक जो हमने बात की है ये तो है मुख्तलिफ़ मीडियम्स के अंदर मुख्तलिफ़ हालात में। लेकिन अगर मीडियम एक जैसा हो, फ़र्ज़ करें कि वो मीडियम सिर्फ गैस है, तो गैस में ये साउंड की स्पीड किस तरह से तब्दील की जा सकती है। तो उसमें याद रखिएगा कि हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, 3 शराइत हैं। तो उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि हवा में साउंड की स्पीड का इन्हिसार मुख्तलिफ माहौलियाती अवामिल पर होता है। जैसे कि इसको आप अगर पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आप लिखेंगे कि सबसे पहली जो चीज़ है वो होती है टेम्परेचर, फिर दूसरी चीज़ वो ली जाती है जी प्रेशर,
और जो तीसरी चीज़ है ये ली जाएगी जी हमारे पास नमी। तो अगर ये तीन चीज़ें मैं हवा के अंदर तब्दील करता चला जाऊंगा, इससे हवा में साउंड की स्पीड ये भी तब्दील होती जाएगी। और अगर मैं टेम्परेचर रखूं 21 डिग्री सेल्सियस, तो इससे 21 डिग्री सेल्सियस पे जो हवा में साउंड की स्पीड होती है वो होती है 343 मीटर फी सेकंड। और अगर मैं ये टेम्परेचर बढ़ाता चला जाऊंगा तो इससे ये स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। तो इससे आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा, ये बात तो मैंने कर दी है सिर्फ और सिर्फ इस हवा के लिए। अगर मायात की बात हो तो मायात में ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इनमें से एक ये वाला पॉइंट टेम्परेचर वाला और एक प्रेशर वाला ठीक रहेगा। ये जो नमी वाला पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हवा में यानी कि गैसेस के अंदर लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दूसरा सवाल भी बड़े अच्छे तरीके से जितने भी दलाइल हम दे सकते थे हमने दिए। आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको भी अपने नोट्स के अंदर लिखते चले जाएं। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में पढ़ाए गए और समझाए जो दो सवालात वो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। मज़ीद आने वाले अगले लेक्चर में अगले सवालात देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।